राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है माँ ने सिखाया सबक। मधु जी के पति का देहांत हो चुका था और वह बहुत दुखी रहती थी। उनकी बहू और बेटा पल पल में उनका अपमान करते थे। इसीलिए उन्होंने अपना पूरा समय अब भगवान के पूजा पाठ में लगा लिया था, जिसके कारण उन्हें अब अकेलापन महसूस नहीं होता था। लेकिन उनकी बहू को उनका पूजा पाठ करना भी नहीं भाता था। आज जब वह पूजा कर रही थी, तभी उनकी बहू ने उनके हाथ से पूजा की किताब छीन कर दूर पटक कर दे मारी और चीखते हुए बोली, बुढ़िया, वैसे तो तुझे कोई काम बता दो तो तेरी कमर में दर्द हो जाता है। अब यहाँ 2 घंटे से बैठकर भगवान का जाप कर रही है, तब तेरी कमर में दर्द नहीं हो रहा। चल चुपचाप जाकर छत से कपड़े लेकर आ। मधु जी बोली, बहू, अभी थोड़ी बारिश हो रही है, बारिश बंद होने के बाद ले आऊंगी। वैसे भी कपड़े तो भीग ही गए होंगे, कहीं गीले में मैं फिसल गई तो तुम्हारे लिए ही परेशानी हो जाएगी। मधु जी की बात सुनकर निशा चीखते हुए बोली, मेरी बात को मना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चुपचाप ऊपर जाकर अभी कपड़े लेकर आओ। मधु जी अपनी बहू की बात सुनकर चुपचाप खड़ी हो गई और छत से जाकर कपड़े लाने लगीं। उन्होंने जैसे तैसे गीले कपड़े उतारकर अपने हाथ में इकट्ठे कर लिए, लेकिन एक तो गीले कपड़ों का वजन, ऊपर से कपड़ों में से भी पानी बह रहा था और सीढ़ियों पर पूरे में पानी ही पानी था। ऐसे में उन्हें नीचे दिखाई नहीं दिया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। नीचे गिरते ही उनकी चीख निकल गई। उन्हें बहुत चोट आई थी। उनकी आवाज सुनकर उनकी बहू भागकर बाहर आई तो उसने मधु जी की तरफ तो देखा ही नहीं, लेकिन अपने नीचे गिरे गीले कपड़ों को देखकर उसे मधु जी पर बहुत गुस्सा आया। उसने मधु जी को 2 लात मारी और बोली, बुढ़िया, खाने के नाम पर तो पूरी रसोई चटकर जाती है, पर तुझसे दौड़कर यह कपड़े नहीं लाए गए। मधु जी दर्द से बिलबिला रही थी। उन्हें बिलबिलाता देखकर निशा का दिल एक पल के लिए भी नहीं पसीजा और गुस्से में बाथरूम से एक थपकी लेकर आई और जैसे ही उन्हें मारने को चली कि अचानक एक आदमी ने आकर उसे जोरों से धक्का दिया, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ा और वह पीछे जाकर गिर पड़ी। मां जी, आप ठीक तो हो ना? मधु जी उस आवाज को पहचान गई। उस आदमी ने मधु जी को सहारा देकर उठाया। तब मधु जी ने पूछा, बेटा, तुम यहाँ कैसे? वह बोला, मां जी, मैं तो आपका और बाबूजी का हालचाल पूछने आया था। बहुत दिन हो गए थे, आप लोग दिखे ही नहीं, इसीलिए मैं आ गया। बाबूजी कहाँ है? उस आदमी ने इधर उधर देखकर पूछा। तब मधु जी की आंखें आंसुओं से भर गई और वह बोली, बेटा, वह मुझ अभागन को इस दुनिया में दर-दर की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़कर चले गए। इतना सुनते ही वह आदमी मधु जी के कदमों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मां जी, आप चलिए मेरे साथ। आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। हाँ, आपके जैसा घर तो नहीं है मेरे पास रहने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जैसे भी गुजारा करता हूँ। आपसे वादा करता हूँ कि आपको भूखा नहीं रखूंगा। मधु जी उससे बोली, नहीं बेटा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। अब मेरी जिंदगी बची ही कितनी है, जैसे तैसे गुजार लूंगी। बहुत देर तक मधु जी का हालचाल पूछकर वह भारी कदमों से वहां से चला गया। निशा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह आदमी कौन है जो इस बुढ़िया से इतनी हमदर्दी दिखा रहा था। निशा मधु जी को आंखें दिखाती हुई बोली, कौन था वह? कौन कौन से यार पाल रखे हैं तुमने? मधु जी ने बहू की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लंगड़ाते हुए सीधे अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर धम से लेट गई। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। उनके पति सुरेश जी एक सीधे साधे इंसान थे। उनके 2 बेटे पढ़ लिखकर अपने अपने घर गृहस्थी के हो गए थे। सुरेश जी एक दिन देर रात ड्यूटी से लौट रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया
और उनके एक पैर में गंभीर चोट आने की वजह से वह खुद से चल फिर भी नहीं पा रहे थे। बेटे बहू ने उनसे बिल्कुल ही मुंह फेर लिया था। एक बेटा तो पहले ही पढ़ाई के नाम पर विदेश चला गया था और वहां से आना ही नहीं चाहता था। जब उन्हें डॉक्टर को दिखाया गया तब डॉक्टर के यहाँ से 2 दिन बाद ही डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती उनके बेटा बहू उन्हें घर ले आए कि इतना खर्चा इन पर कौन करेगा। मधु जी बेचारी पति को खुद ही कंधे का सहारा देकर डॉक्टर के पास तक ले जाती थी, क्योंकि टैक्सी और ऑटो का पैसा भी बेटों ने देने से मना कर दिया था। उनके पास अपने जितने पैसे थे उसी में वह अपने पति का इलाज करा रही थी, क्योंकि उनके बेटे तो इलाज के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं देते थे। एक दिन आकाश की नज़र जैसे ही सुरेश जी पर पड़ी, वह दौड़ कर आया और बोला, माँ जी आप ऑटो क्यों नहीं ले लेती हो? मैं हर हफ्ते आपको देखता हूँ कि आप बाबूजी को इसी तरह कंधे का सहारा देकर ले जाती है। उस व्यक्ति की बात सुनकर मधु जी की आंखें भर आई तो आकाश को समझते देर नहीं लगी। उसने सुरेश जी को अपने कंधे पर डाला और अस्पताल दिखाने ले गया। अब यह आकाश का हर हफ्ते का हो गया था। आकाश हर बार सुरेश जी को कंधे पर डालकर अस्पताल ले जाता और फिर उन्हें घर के बाहर लाकर छोड़ देता। मधु जी और सुरेश जी के लिए तो वह किसी भगवान का अवतार ही था। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी सुरेश जी उन्हें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे। मधु जी को अचानक कुछ गिरने की आवाज आई तो वह अपने ख्यालों से बाहर आई और उन्होंने देखा कि उनकी बहू रसोई में है। तो उन्होंने अपनी बहू से बोला, बहू जरा एक कप चाय तो दे दो, सूखी रोटी गले में फंसती है। मधु जी ने अपनी बहू निशा को आवाज लगाते हुए कहा। निशा गुस्से में बोली, दूध खत्म हो गया है बुढ़िया, पानी पड़ा तो है तेरे कमरे में, उसी से रोटी खा ले। और फिर से शोर किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निशा अब बाहर आकर नेल पॉलिश लगाने लगी थी। तभी किसी ने उसके चेहरे पर दूध देकर मारा। न दूध की बौछार से निशा हड़बड़ाकर कहती है, तुमने यह क्या किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया? रुको अभी तुम्हारे भैया को बुलाती हूँ। तब वह व्यक्ति बोला, हाँ हाँ बुला लो, जिसे बुलाना है, मैं भी किसी से डरता नहीं हूँ, अभय ने कहा। तभी निशा का पति आया और अभय से कहता है, यह कैसी हरकत है? अब विदेश से लौटे हो तो क्या तुम्हारी मर्जी चलेगी? यह तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी माँ के समान है, और तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, अपमान कर रहे हो इनका। अभय कहता है, वाह भाई, जिस घर में माँ को पुराने सामान की तरह फेंक रखा है वहां मुझे आप रिश्तों का ज्ञान दे रहे हो। और फिर अजीत ने कहा, वैसे तुझे कब से माँ की इतनी फिक्र होने लगी? तू तो खुद जाकर विदेश में बस गया था और इस बुढ़िया को हमारे गले मड़ गया, एक बार भी झांकने नहीं आया, और अचानक से आकर माँ की इतनी तरफदारी कर रहा है। अजीत ने कहा तो यह सारे शोर सुनकर मधु जी भी कमरे से बाहर आ गई और इतने सालों बाद अभय को देखकर चौंक जाती है। लगभग 5 साल पहले छात्रवृत्ति पर विदेश पढ़ाई करने गया था। पहल तो वह घर में हमेशा फोन करता था, पर पापा के देहांत के बाद उसने जैसे घर से सारे रिश्ते ही तोड़ लिए थे। जो कभी मधु जी फोन करती तो वह 1000 बहाने बनाकर फोन काट देता। तो इस पर अजीत अपनी माँ से कहता कि जब तक पापा जिंदा थे इसे पैसे देते थे तब तक यह सही था, अब जब इसे पता है कि इसे यहां से कुछ नहीं मिलने वाला तो इसने अपना असली रूप दिखा दिया। अजीत और निशा मधु जी के कान भरने लगे और यह साबित कर दिया कि अभय उनका बेरी है। अभय को उनसे जरा भी लगाव नहीं है। उस वक्त अजीत और निशा का व्यवहार काफी अच्छा था। मधु जी भी अभय को भुलाने लगी और इसी तरह बातों ही बातों में एक दिन अजीत ने धोखे से घर को अपने नाम कर लिया। जैसे ही घर अजीत के नाम हुआ
अजीत और निशा का रवैया पूरी तरह से बदल गया। निशा तो अब सास के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती, उन्हें दाने दाने को मोहताज रखती थी। वह कभी भी उन्हें ढंग से खाने के लिए नहीं देती। यहाँ तक कि उनका बेटा भी उनके साथ अब गलत व्यवहार करता था। यहाँ तक कि उन पर हाथ उठाने से भी नहीं चूकते थे वे दोनों। मधु जी तो इतनी दुखी हो चुकी थी कि वह रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि वह उन्हें उठा ले, पर भगवान ने भी जैसे उनसे नजरें फेर रखी थी। इसी तरह मधु जी बड़े दुख में अपना जीवन काट रही थी। इसी बीच निशा के मायके से उसके भैया भाभी समेत उनके बच्चे आते हैं। निशा यहाँ भी मधु जी को जलील करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। उसकी भाभी के साथ वह दिन भर बैठे गप्पे मारती थी, जबकि बच्चों की मालिश, नहलाना और खाना बनाना यह सब काम मधु जी ही करती थी। यहाँ तक कि सभी लोगों के कपड़े धोने का जिम्मा भी मधु जी को दे दिया गया था। दिन भर मधु जी काम करके पूरी तरह से थक जाती और जहाँ जगह मिलती वही सो जाती। एक शाम में वह इतनी थक गई कि किचन में ही सो गई। थोड़ी देर बाद ही निशा और अजीत उन्हें काफी आवाज दे रहे थे, पर उनकी नींद नहीं खुली। तो मधु बड़बड़ाने लगी, खा पी कर कहीं सो रही होगी बुढ़िया, शर्म नहीं आती, सारा दिन खाती और सोती रहती है। ऐसा कहकर उसने अजीत को भड़काया। फिर तो अजीत माँ को ढूंढता हुआ रसोई में आया और अपनी माँ को सोता देखकर गुस्से में एक लात मारकर जगाकर कहता है, जब देखो खाना और सोना, और कोई काम नहीं है आपको। मधु जी की अचानक नींद इस तरह से टूटने से उन्हें काफी गुस्सा आ गया और वह कहती है, नालायक, अपनी माँ को लात मारते तुझे जरा भी शर्म नहीं आती। धोखे से तूने मेरा घर हड़प लिया और माँ तुम्हारे लिए नौकरानी बन गई। अरे नौकर को भी लोग बड़े प्यार से रखते हैं, लेकिन तुमने तो वह लिहाजा भी नहीं रखा। तुमने सारी हद पार कर दी। तभी निशा भी वहां आ गई और वह भी अनाप शनाप बोलने लगी। तब मधु जी ने कहा, अब मैं भी तुम्हें कोर्ट तक लेकर जाऊंगी, तुम सबको अंदर करवाऊंगी। उनकी बात सुनकर अजीत हंसते हुए बोला, आप हमें कोर्ट लेकर जाएंगी? ठीक है, जाइए, देखते हैं आप क्या कर लेंगी। आपको पता है, कोर्ट जाने के लिए आपको सबूत और पैसों दोनों की जरूरत पड़ेगी। वह तो है ना आपके पास। फिर अजीत हंसते हुए कहता है, और फिर इस पागल बुढ़िया की बातों का यकीन कौन करेगा। मधु जी गुस्से में बोली, पागल बुढ़िया होगी तेरी सास। मधु जी ने अजीत से कहा। तब निशा बोली, क्या कहा बुढ़िया तूने? मेरी माँ को पागल कहा। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। यह कहकर निशा ने एक चांटा मधु जी के गाल पर जड़ दिया। अरे निशा, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? यह पागल है। यह हम नहीं, इसकी डॉक्टर जांच कहती है। अजीत यह कहकर फिर से अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, हम पहले ही जानते थे कि आप ऐसा कुछ ना कुछ अवश्य करेंगी, इसीलिए हमने आपका मेडिकल सर्टिफिकेट पहले से ही बनवा रखा है, ताकि जब आपको ऐसे महान विचार आए तब आपके पास चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ ना हो। मधु जी रोते हुए बोली, तुझे शर्म नहीं आई? तूने अपनी माँ को ही पागल साबित कर दिया। यह कहकर मधु जी रोते हुए वहां से चली गई। अब उनके पास हालात से समझौता करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आज वह अपनी बहू से एक कप चाय मांग रही थी, क्योंकि निशा उन्हें रोज सूखी बासी रोटियां ही खाने को देती थी और उनसे खाली रोटियां जब नहीं रही थी तभी अभय घर पर आकर अपनी आंखों से सब कुछ देख लेता है। वह सीधा रसोई में जाकर दूध उठाकर निशा के चेहरे पर मार देता है। इतने सालों बाद अपने छोटे बेटे को अपने लिए खड़ा देखकर मधु जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और रोते रोते ही वह उससे कहती है, बेटा, अच्छा हुआ जो तू आ गया। ले चल अब मुझे यहां से। देख इन्होंने मेरी क्या हालत कर दी है। मुझे लात मारते हैं, खाने को भी नहीं देते, और तो और मुझे पागल भी साबित कर दिया है। अभय बोला, अब आप चिंता मत करो मम्मी,
मैं आपको लेने ही आया हूं। पहले मैं सेटल नहीं था, इसीलिए आपको अपने पास नहीं ले जा पा रहा था। पर अब आपका यह बेटा आ गया है, तो अब आपको इनके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अपने साथ विदेश ले जाऊंगा। पता है, आप जल्दी ही दादी बनने वाली है, अभय ने कहा। तो मधु जी आश्चर्यचकित होकर बोली, क्या तूने शादी भी कर ली? हाँ माँ, मैंने सलोनी से शादी कर ली है। वह भले ही विदेश में पली बड़ी है, पर वह दिल से भारतीय ही है। जब उसे पता चला कि मेरा परिवार है भारत में, तो वह आना चाहती थी, पर उसकी ऐसी हालत में मैं उसे इतनी दूर नहीं ला सकता था। इसीलिए आपको उसके पास ले जाऊंगा। देखना वह आपको देखकर कितना खुश हो जाएगी। उसके बाद अभय मधु जी को लेकर विदेश चला जाता है। मधु जी हवाई यात्रा कर रही थी, तो उन्हें आज अपनी आज़ादी का अनुभव हो रहा था। वह खुद को बड़ा भाग्यशाली समझ रही थी कि क्या हुआ जो एक बेटे ने मुझे खून के आंसू रुलाए, लेकिन मेरा दूसरा बेटा उन्हीं आंसुओं को पोंछने आया है। अब मैं अपने जीवन के आखिरी दिनों को सुकून से बिताऊंगी। वह अभय के साथ विदेश पहुंच गई। अभय का घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन करीने से सजा हुआ किसी महल से कम भी नहीं लग रहा था। अपनी पत्नी सलोनी को आवाज लगाते हुए कहता है कि सलोनी देखो कौन आया है। तभी वहां एक सुंदर लड़की जो गर्भावस्था के आखिरी दौर में थी, धीरे धीरे आकर मधु जी के पैर छूकर उनके पास बैठती है। मधु जी बहुत खुश होकर सोचती है कि यह विदेश में रहकर भी अपने संस्कार नहीं भूली, और एक मेरी बहू है जो भारत में रहकर भी हमारे संस्कारों से कोसों दूर है। फिर सलोनी कहती है, मम्मी आप थक गई होंगी, आप जाकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूं। मधु जी भावुक होकर कहती है, तुम्हारी ऐसी हालत है, इसीलिए तुम ज्यादा काम मत करो। मैं हूं ना, जो भी तुम्हें खाने पीने का मन हो मुझे बता देना, मैं बना दिया करूंगी। सलोनी बोली, ठीक है मम्मी, जैसा आप कहें। पता है मम्मी, अभय मुझसे कहता था कि मेरी मम्मी ऐसी है वैसी है, पर आज मुझे आपसे मिलने का मौका मिल ही गया। और जितना मैंने सुना था अभय से आपके बारे में, आप उससे भी ज्यादा अच्छी है। मधु जी बोली, ठीक है बहू, अब बहुत हो गई मेरी तारीफ, अब तुम जाकर आराम करो। मैं अभय की मदद से तुम्हारे लिए छुहारे का हलवा बनाकर लाती हूं। मुझे पता है अब तक मेरे पोते या पोती को अच्छा स्वादिष्ट खाना नहीं मिला होगा, तो अब जब तक वह नहीं आ जाता, अपनी दादी के हाथों से बने खाने का स्वाद चखेगा। मधु जी ने कहा। उसके बाद सलोनी अपने कमरे में चली गई और अभय अपनी मां के साथ रसोई में थोड़ी देर काम कराने के बाद अभय सलोनी के पास जाता है और एक धीमी मुस्कान के साथ खड़ा हो जाता है। सलोनी एकदम से उछलकर कहती है, वाह अभय, यू आर सो राइट। हमें यह आइडिया पहले ही अपना लेना चाहिए था। सच में तुम्हारी मां को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। सच्ची कहा था तुमने। यहां मेड के लिए कितने खर्च करने पड़ते हैं, और हमें फ्री में ही एक मेड मिल गई है। यह तो कमाल हो गया। अब हम इनसे प्यार से बात करते हुए सारे काम निकलवा लेंगे। आई एम सो हैप्पी, अभय ने कहा। धीरे बोलो वरना मम्मी सुन लेंगी। तुम्हें पता है इस मेड को भी एक फीस देनी है। अभय ने कहा तो सलोनी चौंक कर बोली, क्यों, इन्हें क्या फीस देनी है? तब वह बोला कि इनसे प्यार से बात करोगे तभी तो यह हमारे काम करेंगी। इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम इन्हें अपना काम निकलवाने के लिए लाए हैं। बस मीठा मीठा बोलकर हमारा काम भी निकलेगा और पैसे भी बचेंगे। जब अभय और सलोनी यह सब बातें कर रहे थे, तभी मधु जी उनके कमरे के बाहर खड़ी थी और उन्होंने सारी बातें सुन ली, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर यूं ही दिन बीतते रहे।
और सलोनी को एक प्यारी सी बेटी हुई। सभी लोग बहुत खुश थे कि तभी सलोनी कहती है, मम्मी आप इसे ज्यादा टाइम अपने पास ही रखना ताकि यह आपसे ज्यादा जुड़ सके। सलोनी यह सब ऊपरी ऊपरी कह रही थी। असल बात तो यह थी कि उसे अपनी बेटी को उसकी दादी नहीं आया के पास रखने का इरादा था। एक दिन मधुजी अभय से कहती है, बेटा तेरे भैया ने तो मुझे बहुत धोखा दिया। उसने धोखे से घर भी हथिया लिया, लेकिन अभी वहां मेरी 400 एकड़ जमीन है जो कम से कम 5 करोड़ की है, जो मैं चाहती हूं कि मैं इस बिटिया के नाम कर दूं। तो तू मुझे एक बार क्या भारत ले चल सकता है ताकि यह सारा काम निपटाकर हम वापस आराम से यहां आ जाए। 5 करोड़ सुनकर अभय के तो होश उड़ गए। वह जल्दी ही करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा और वह कहता है, ठीक है अब की बार हम सभी चलेंगे। इसी बहाने से सलोनी भी भारत के दर्शन कर लेगी। फिर सभी भारत पहुंच गए और वह सभी एक होटल में ठहरते हैं। तो फिर अजीत भी वहां पहुंच जाता है और कहता है, मां मैंने सुना है कि आपके पास कोई जमीन है जो लगभग 5 करोड़ की है। आप उसको ऐसे ही किसी के नाम नहीं कर सकती। उसको बेचने के बाद जो कुछ भी मिलेगा उसे आपको हम दोनों भाइयों में बराबर बांटना पड़ेगा। अजीत की बात सुनकर मां गुस्से में बोली, जब तू यह घर अपने नाम कर रहा था तब तुझे अपने भाई का ख्याल नहीं आया। अजीत बोला, हमें यह छोटा सा घर देकर अभय को इतना बड़ा हिस्सा देने जा रही हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वह तो मेरे एक आदमी को मैंने आप पर नजर रखने के लिए लगा रखा था, इसीलिए मुझे पता चल गया कि आप आने वाले हो, वरना आप तो सारी जमीन अभय के नाम कर देती। मैं आपके ऊपर केस करूंगा। और यह मत भूलिए कि मेरे पास आपका पागल होने का सबूत भी है। अभय बोला, भैया पिछली बार मम्मी अकेली थी, पर इस बार वह अकेली नहीं है जो आपकी धमकी से डर जाएंगी। अब आप जरा संभल कर रहना, मां से जरा दूर ही रहना, वरना मैं आपका वह हाल करूंगा कि आप सड़क पर नजर आओगे। अभय ने गुस्से में कहा। तब अजीत बोला, अरे जा जा बड़ा आया, मुझे सड़क पर लाने वाला। खुद तो विदेश में सेटल है, फिर भी यहां की जमीन हड़पने आ गया और अब मुझसे उलझ रहा है। मैं भी देखता हूं यह जमीन तुम अकेले कैसे हड़पते हो। यह कहते हुए अजीत वहां से चला गया। उसके निकलते ही मधु जी उसके पीछे निकलती है और अभय से बोली, मैं इससे अभी बात कराती हूं। यह कहकर चली जाती है। फिर वह अजीत से कहती है, सुन अजीत, मैं वह जमीन तेरे नाम करने को तैयार हूं, पर तुझे यह घर मेरे नाम करना होगा ताकि मैं इसके बदले तुझे वह जमीन देने के लिए अभय को मना सकूं। दरअसल इस घर में काफी यादें हैं मेरी जो अमूल्य है। तू राजी है तो बता। वह बोला, हाँ ठीक है। मधु जी बोली, फिर तू जल्दी से कागजात बनवा, मैं इधर सब कुछ तैयार करती हूं। अजीत फिर कागजात तैयार करवाने लगा और जब तैयार करने के बाद मधु जी के पास जा रहा होता है तब निशा उससे कहती है, सुनिए जी, मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो यह घर भी हमारे हाथ से चला जाए और उधर भी हमें कुछ ना मिले। अजीत बोला, अरे मैं इतना बेवकूफ थोड़े ही हूं, पहले मैं मम्मी के कागजात देखूंगा, उसके बाद ही इस कागज पर साइन करूंगा। अजीत की बात सुनकर निशा शांत हो गई। अजीत ने फिर अभय को फोन किया और कहा कि वह मां से बात करना चाहता है। इस पर मधु जी कहती है, आज शाम को हम तेरे यहां ही आ रहे हैं, तभी सारी बातें होंगी। अभय बोला, पर मां हम वहां क्यों जाएंगे? आपने भैया से ऐसा क्यों कहा? मधु जी बोली, बेटा चलना वहां, उसे तेरा हिस्सा चाहिए था ना।
उसके साथ मैंने ऐसी चाल चली है कि वह अब हमारे काम में कोई अड़चन नहीं डालेगा। तू बस वहां कोई आपत्ति मत जताना, सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिलाना। आज मेरे बच्चों को मैं ऐसा सरप्राइज दूंगी कि वह हमेशा याद रखेंगे। मधु जी के ऐसा कहते ही अभय चौंक गया। बच्चों को? तब मधु जी बोली, हाँ, तुझे भी तो सरप्राइज ही मिला है ना, कि जब तेरी बच्ची के लिए इतनी बड़ी जमीन मैंने दी, तो अब तेरे भैया को भी तो सरप्राइज मिलना चाहिए ना। मधु जी ने कहा, फिर सभी अजीत के यहाँ जाते हैं। अजीत कहता है, माँ, मैंने आपके कहीं अनुसार कागजात तैयार करवा लिए हैं और साथ में वकील साहब को भी बुला लिया है। अब मुझे जरा आपके तैयार कागजात दिखाइए। जब आपके कागजात देख लूंगा, उसके बाद ही मैं इन पर साइन करूंगा। यह ले बेटा, यह रहे तेरे कागजात, मैंने साइन कर दिए हैं, अब तू भी देख ले। मधु जी ने अजीत से कहा। अजीत कागजात के पहले पन्ने को देखकर ही इतना खुश हो गया कि उसने झटपट उन पर साइन कर दिए। कागजात अपने हाथों में लेकर मधु जी कहती है, चल अब तू और निशा इस घर से चलते बनो। अपनी माँ की यह बात सुनकर अजीत उनका मुंह देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ ऐसा क्यों कह रही है। और तो अभय मधु जी अपनी बात पूरी खत्म कर भी नहीं पाईं। इतने में अभय खुश होकर कहता है, हाँ मम्मी, मुझे पता है, भैया से आप दोनों चीज छीनना चाहती थी। मैं पहले ही समझ गया था, और यह सही भी है। इन्होंने जो जो किया है आपके साथ, उसके बाद उनके साथ यही होना चाहिए। मधु जी बोली, अरे रुक जा बेटा, इतनी जल्दबाजी मत कर। अपने भाई की कारनामे गिनवाने से पहले खुद अपने गिरेबान में भी तो झांक ले तू। और सुन, जो पहली फ्लाइट की टिकट मिलती है उसे बुक कर ले। तुझे और बहू को भी तो जाना होगा ना। मधु जी ने कहा तो अभय एकदम से घबरा गया। क्या कह रही हैं मम्मी? सिर्फ हम? आप भी तो जाएंगी ना हमारे साथ? मधु जी बोली, देख बेटा, तुम दोनों ने अपनी बूढ़ी माँ का बहुत फायदा उठा लिया। एक ने धोखे से घर हड़प लिया और मुझे नौकरानी बना दिया, तो दूसरे ने फ्री की आया और कामवाली की जगह मुझे दे दी। तो अब बताओ किस लायक बेटे को मैं अपनी जायदाद दूं? फिर अजीत से बोली, जिन कागजात को देखकर इतना खुश हो रहा है ना, ऐसी कोई जमीन मेरे पास है ही नहीं। यह तो मैंने वापस भारत आने और तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए झूठ बोला था, क्योंकि अगर इस जमीन का लालच नहीं होता तो अभय मुझे कभी भी यहाँ वापस नहीं लाता, और ना ही अजीत मुझे यह घर वापस करता। अभय, उस दिन जब तू अपनी तेरी विदेशी पत्नी के साथ मेरा मजाक उड़ा रहा था ना, तभी मैंने सब सुन लिया था और मैंने तय कर लिया था कि अब मुझे आगे क्या करना है। अब बहुत हो गया बेचारी बनकर रहना। अगर एक माँ अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, तो वह उन बच्चों से नहीं लड़ सकती क्या? मधु जी ने कहा। अजीत बोला, बुढ़िया हमें नहीं देगी जायदाद तो किसे देगी? अभय भी तमतमाते हुए बोला, किसको दोगी जायदाद यह तो बताओ। तभी मधु जी ने आकाश को आवाज लगाई। दोनों बेटे चीखते हुए बोले, यह कौन है माँ? मधु जी बोली, यह वही है जिसने तुम्हारे बाबूजी को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। तुमने तो अपने बाबूजी को मरने के लिए छोड़ दिया था। जो बेटे अपने पिता के लिए अपना फर्ज पूरा नहीं कर सकते, उन्हें मेरी जायदाद में कोई हिस्सा लेने का भी कोई हक नहीं है। दोनों बच्चे चीखने लगे, बुढ़िया इस भिखारी को हमारे हिस्से की जायदाद दोगी? अजीत गुस्से में अपनी माँ पर हाथ उठाने ही वाला था कि मधु जी ने दोनों लड़कों को एक एक जोरदार थप्पड़ लगाकर धक्का देकर वहां से पीछे कर दिया और बोली, अभय, तुम विदेशी जाकर एक नई आया को ढूंढ लेना, और तू विजय उस जमीन पर अपने लालच का मकान खड़ा कर लेना, जो जमीन मेरे नाम है ही नहीं, और मैं यहां सुकून से अपने जीवन के आखिरी दिन बताऊंगी।
मैं इस घर को दान कर दूंगी, पर तुम जैसी औलादे को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। चाहती तो तुम दोनों को मुझे ठगने के लिए पुलिस के हवाले भी कर सकती थी, पर तुम लोगों के लिए फिलहाल इतना ही बहुत है। फिर तुम लोगों की वजह से तुम्हारे बच्चे क्यों भुगते? आज मधु जी ने अपने दोनों बेटों को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर कर दिया। उसके बाद मधु जी ने सब कुछ आकाश के नाम कर दिया और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। आकाश भी मधु जी को एक माँ की तरह प्यार करता और उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करता। दोस्तों, बूढ़े माता पिता हमारे घर में बूढ़े वृक्ष की तरह होते हैं, जो भले ही फल ना दे, पर उनकी छाया ही काफी होती है और जिसकी छाया में हमें सुकून मिलता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।